आज महाराष्ट्र में सरकार के गठन का रास्ता क्लियर हो गया। आखिरी स्पीड ब्रेकर भी रास्ते से हट गया। आज एकनाथ शिंदे ने कहा सब चांगला आहे। एकनाथ शिंदे ठीक हो गए, उनकी सेहत भी ठीक हो गई और उनका मूड भी अच्छा हो गया। देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। वर्षा बंगले पर जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया, सारी बातें तय हो गई। अब 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की मीटिंग्स हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्या क्या करना है यह भी तय हो गया है। शपथ ग्रहण के अगले दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र की सरकार बड़े पैमाने पर बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे ने आज तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा भी पूरा हो जाएगा। अब तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखेगी। अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिलेगा और फाइनेंस अजीत पवार के पास ही रहेगा। जो फॉर्मूला अभी तक तय हुआ है उसमें बीजेपी के पास 21 से 22, शिंदे की शिवसेना के पास 12 और अजीत पवार की एनसीपी के पास 9 से 11 मंत्रालय रहेंगे। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ पहले तय हो चुका था तो एकनाथ शिंदे रूठ क्यों गए थे? अगर रूठे तो माने कैसे? कल रात से आज सुबह के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे शिंदे का मूड बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया? ये मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आज सुबह मुंबई का सियासी माहौल कैसा था, अचानक कैसे बदला। आज 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के वर्षा बंगले में वापस लौटे। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर बैठक की। इंटरेस्टिंग बात है, इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस देर शाम एकनाथ शिंदे से मिलने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। गुरुवार के बाद यह पहला मौका है जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई, बात हुई। गुरुवार को दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे। कहा गया था उनकी तबीयत खराब है। वो 2 दिन पहले गांव से लौटे, लेकिन मुंबई नहीं आए, ठाणे में अपने घर पर रहे। बताया गया है डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। अब चूंकि शिंदे ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, महायुति की मीटिंग भी नहीं हो पाई थी, इसलिए यह चर्चा थी एकनाथ शिंदे नाराज हैं, रूठ कर बैठे हैं और वो होम मिनिस्ट्री की मांग पर अड़े हुए हैं और बीजेपी उन्हें होम मिनिस्ट्री नहीं देना चाहती। लेकिन आज शिंदे अचानक ठाणे के हॉस्पिटल में पहुंच गए। दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने ईवीएम और पोलिंग के डेटा को लेकर कांग्रेस के साथ बात की और काफी सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। डेटा को लेकर जो कंफ्यूजन अभी रह गए हैं उनका जवाब डिटेल में लिख कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर जो भी शिकायतें की गई थी उनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस के नेताओं को आमने सामने बुलाया। अभिषेक मनु सिंघवी, नाना पटोले और मुकुल वासनिक समेत कांग्रेस के 9 नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे। कांग्रेस के 3 सवाल थे। पहला, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे क्यों गए? दूसरा, वोटर लिस्ट में 47 लाख नए वोटर किस आधार पर जोड़े गए? और तीसरा, वोटिंग के बाद शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने पोलिंग का जो डेटा जारी किया उसमें और रात 11 बजे किए गए डेटा में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए? कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि महाराष्ट्र की 118 असेंबली सीटों पर विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 25,000 वोट ज्यादा पड़े। यह अननेचुरल बढ़त है और इन 118 सीटों में से 102 सीटों पर महायुति की जीत हुई है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है। जैसे कांग्रेस महाराष्ट्र में बेईमानी का इल्जाम लगा रही है, वैसे ही अखिलेश यादव यूपी में बाई इलेक्शन में हार को योगी की साजिश का नतीजा बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने जीत के लिए यूपी में सांप्रदायिक टेंशन क्रिएट की।
संभल की हिंसा उसी साजिश का नतीजा है। अखिलेश यादव की बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि आज संभल में जांच के दौरान यूपी पुलिस को क्या मिला। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उन सारे इलाकों की जांच करवा रही है जहां हिंसा के बाद 4 लाशें मिली थी। पुलिस का दावा है जिन इलाकों में दंगे जैसे हालात बने उन इलाकों के नालों से खाली कारतूस बरामद हुए हैं। और हैरानी की बात यह कि इसमें से कुछ कारतूस पाकिस्तान और अमेरिकन मेड हैं। पुलिस का कहना है इन कारतूसों की बरामदगी से लगता है कि हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल अपराधियों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। संभल में हालात अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी संभल की सियासत को अखाड़ा बनाने की कोशिश में लगे हैं। संभल के डीएम ने 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी कल संभल जाएंगे, उन परिवार के लोगों से मिलेंगे जिनकी हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। प्रशासन ने राहुल गांधी से फिलहाल संभल न जाने की अपील की है, लेकिन अगर राहुल न माने तो फिर उन्हें रास्ते में रोका जाएगा। संभल के कमिश्नर ने गाजियाबाद और नोएडा के प्रशासन को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर राहुल गांधी संभल के लिए निकलते हैं तो उन्हें वहीं रोक लिया जाए। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि आज संभल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दरार भी सामने आ गई। राहुल गांधी चाहते थे पूरा विपक्ष मिलकर पार्लियामेंट में अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि संभल का इशू अडानी के मुद्दे से बड़ा है, इसलिए समाजवादी पार्टी तो संभल का मुद्दा उठाएगी। आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। अब बात पंजाब की। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल समेत अकाली दल के कई बड़े बड़े नेताओं ने सजा के तौर पर स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए, बाथरूम साफ किए। सुखबीर बादल सेवादार के रूप में स्वर्ण मंदिर पहुंचे और श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म के मुताबिक गले में तनखैया की तख्ती लटकाकर हाथ में बर्छी लेकर दरवाजे पर पहरेदार के रूप में बैठे। इसके बाद व्हील चेयर पर बैठकर सुखबीर बादल बर्तन और जूते साफ करने गए। सुखबीर बादल के अलावा विक्रम सिंह मजीठिया, दलजीत चीमा, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, सुखदेव सिंह ढींढसा और प्रेम सिंह चंदूमाजरा समेत अकाली दल के 16 दूसरे नेताओं ने भी सजा के तहत टॉयलेट की सफाई की, लंगर में जाकर बर्तन धोए और जूते साफ करके अकाल तख्त साहिब के हुक्म की तामील की। और अब बात पप्पू यादव की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। बिहार पुलिस ने दावा किया कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का वीडियो पप्पू यादव की पार्टी के नेताओं ने ही बनवाया था। इसका मकसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़वाना था। बिहार पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने धमकी वाला वीडियो पप्पू यादव को भेजा था। इस शख्स का नाम राम बाबू यादव है। राम बाबू ने पुलिस को बताया कि धमकी देने का यह सारा नाटक उसने पैसे और नेतागिरी के लालच में किया था। राम बाबू भोजपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि पप्पू यादव के सहयोगियों ने उसे धमकी वाला वीडियो बनाने के लिए कहा था ताकि पप्पू यादव की सिक्योरिटी बढ़वाई जा सके और वीडियो बनाने के बदले उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। एडवांस के तौर पर 2000 रुपए दिए गए थे। असल में अक्टूबर में पप्पू यादव ने दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद जब से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बोल रहे थे तब से उनको जान से मारने की धमकी आने लगी थी। पप्पू यादव ने धमकी वाला एक वीडियो मीडिया को दिया था और इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी। अब पूर्णिया पुलिस ने दावा किया कि पप्पू यादव को धमकी भरा वीडियो राम बाबू ने भेजा था और रामू यादव पप्पू यादव की पार्टी का मेंबर रह चुका है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज लोकसभा में बैंकिंग लॉज पर बिल के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो आपकी अदालत का जिक्र आया। दरअसल चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। इस पर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा, और वो ये बात खुद अटल जी ने इंडिया टीवी में रजत जी से इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल साफ तौर पर कही थी। निर्मला सीतारमण के दफ्तर से अभी अभी इस चर्चा को लेकर एक ट्वीट किया गया है। निर्मला सीतारमण की बात बिल्कुल सही है। करीब 27 साल पहले की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपकी अदालत में आए थे। मैंने उनसे पूछा था, क्या आपने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था? तो उन्होंने कहा, जी नहीं। यह बात मेरे ऊपर चिपका दी गई और ऐसे चिपकी कि छूटती नहीं। अटल जी ने हंसते हुए कहा था, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता।